वेलकम टू विशाल एजुकेशन हब। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, जो बार बार हर गवर्नमेंट एग्जाम में, यूजीसी नेट में, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में कई बार पूछे जाते हैं। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसकी ज्यादा डेट पूछी जाती है, कब हुआ है। ये 1951 में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया। इसने क्या किया, इसने नाइन्थ शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया। नाइन्थ शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। नाइन्थ शेड्यूल में क्या है, नाइन्थ शेड्यूल में वो एक्ट्स हैं जिससे जमींदारी को खत्म किया गया। और खासियत क्या है नाइन्थ शेड्यूल की, कि इसमें जो एक्ट 1973 से पहले थे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। पर लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2006 में एक जजमेंट है, उसमें कहा कि 1973 1973 के बाद के जो भी लॉज जो नाइन्थ शेड्यूल में डाले गए हैं उनको आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा है सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत फेमस है। इसके तहत अकॉर्डिंग टू इट स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाया गया था। इसने क्या किया, जो पहले जो हमारी स्टेट थी ए बी सी और डी पार्ट में, इसको इसने खत्म कर दिया। और एक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट बना जिसके चेयरमैन थे फैज अली। फैज अली कमीशन बना जिसने कहा कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए। तीसरी चीज इसने करी, इसने कॉमन हाई कोर्ट बना दिया। कॉमन हाई कोर्ट बना दिया इसने कि कोई भी एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट पे आ सकते हैं। एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसके पास सबसे ज्यादा जुरिडिक्शन है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जुरिडिक्शन है। मैंने पहले की वीडियोस में कराया, अगर आपने नहीं किया तो आप देख सकते हैं वीडियोस में। तीसरा है नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये है बेरूबरी यूनियन से रिलेटेड। बेरूबरी एक जमीन का टुकड़ा था जो इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम की पाकिस्तान को दे दी, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है। वेस्ट बंगाल का पार्ट था ये बेरूबरी। तो ये बेरूबरी यूनियन का डायरेक्टली पूछा हुआ है, काफी बार, 10 से 15 बार पूछा हुआ हर गवर्नमेंट एग्जाम में, कि बेरूबरी यूनियन किससे रिलेटेड है। नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। टेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दादर एंड नागर हवेली को इंडिया में जोड़ा गया। ट्वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से गोवा, दमन एंड दीव को जोड़ा गया। गोवा और दमन दीव किसके अंडर थे? ये पोर्चुगीज के अंडर थे। पोर्चुगीज से हम लोगों ने ये इनको ले लिया गया। और एक बार खासियत यह है कि पोर्चुगीज वर द लास्ट यूरोपियन टू लीव एंड द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है के तहत हमने नागालैंड को इंडिया के स्टेट में जोड़ा। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पुडुचेरी को जोड़ा। ये डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं और ये फैक्चुअल है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा बस ये याद करना है कि 14th पुडुचेरी से रिलेटेड है, 12th दमन एंड दीव से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने ये बहुत बार पूछा था इसने, क्योंकि प्रिवी पर्स्यू एंड प्रिविलेज को खत्म किया। प्रिवी पर्स्यू होता क्या है? पहले क्या हुआ करता था कि जो स्टेट्स हुआ करती थी उनके जो महाराजा थे उनको वहीं का गवर्नर बना दिया जाता था, बिना किसी चीज के, बिना उसकी ये देखे कि क्या क्वालिफिकेशन है, गवर्नर बना दिया था। इस चीज को खत्म करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जो प्रिवी पर्स्यू और प्रिविलेजेस को फॉर्मली प्रिंसी स्टेट में खत्म कर देता है। फिर आता है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया इंडिया का। सिक्किम सिक्किम को पहले ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया था, फिर 36 अमेंडमेंट एक्ट से एक सिक्किम को फुल स्टेट बना दिया गया। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। दूसरी बात, इसको किसने बनाया? इसको जो इसकी रिकमेंडेशन करी वो स्वर्ण सिंह कमेटी ने करी थी 1976 में, 1976 में। पहली बात तो इसने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया, जो पार्ट 4A में आती हैं। और ये किसने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया था। दूसरी बात ये क्या बोलता है कि इसने 3 शब्द जोड़े थे हमारे प्रेम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 3 शब्द इसने प्रेम्बल में जोड़े। फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट जोड़ा। प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया एडवाइस ऑफ कैबिनेट से, कैबिनेट की बात को मानना ही पड़ेगा। फिर इसने क्या किया, इसने ट्राइब्यूनल ऐड किए। एक पार्ट 14A जो है ट्राइब्यूनल का, वो इसने ऐड किया। फिर इसने 3 नए डीपीएसपी जोड़े। पहला डीपीएसपी है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो 41A के तहत है, 41A। दूसरा है 43B में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन अ मैनेजमेंट। और तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो 48A में जोड़ा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन सा ये 42nd से जोड़ा गया। और इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड बहुत बार पूछा है, एनवायरमेंट का पूछा हुआ है 48A का, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज इसने क्या करी, इसने 5 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए स्टेट लिस्ट से। स्टेट लिस्ट से सीधा कंकरेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट डाल दिए। कौन कौन से? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेट मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेट मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 5 चीजें कंकरेंट में डाल दी। अब कंकरेंट में डालने का फायदा क्या हुआ?
कंकरेंट में हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर कर सकता है, इसीलिए उनमें उनको कंकरेंट डालते हैं। दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे अपने लॉज बना सकते हैं, पर लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज होंगे उसको ज्यादा मान्यता मिलेगी अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो। फिर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 1978 में आता है। ये सबसे पहले क्या करता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो हमारी जो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत लगाई थी। इसने बोल दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन होगा। क्या शब्द यूज होगा, आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन शब्द उसकी जगह यूज होगा। प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी, प्रेसिडेंट सिर्फ डिक्लेयर करेगा इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, जब तक कैबिनेट लिखित में नहीं देगी तब तक प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता इमरजेंसी। तीसरी चीज इसने क्या करी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। पहले आर्टिकल 19 का हिस्सा था राइट टू प्रॉपर्टी, अब इसको हटा के इसको सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, जो आज के डेट में आर्टिकल 301 के तहत इसे आता है। और इसने एक और चीज महत्वपूर्ण कही कि आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के अगर कहीं भी लगी हो, लेकिन आपका आर्टिकल 21 लाइफ लिबर्टी एंड आर्टिकल 20 ये कभी भी नहीं मिट सकते। आप इसके लिए आप इसके लिए कोर्ट पे जा सकते हैं। आर्टिकल अमेंडमेंट 61 क्या बोलता है, 61 ने वोटिंग एज को घटा दिया, 21 से 18 कर दिया। फिर आता है हमारी दिल्ली का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाए तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कहा गया कि यूटी ऑफ दिल्ली वुड बी कॉल्ड नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इट 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे 3 जो लैंग्वेजेस थी वो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 73rd एंड 74th लोकल बॉडीज के लिए, 73rd पंचायती राज के लिए। इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं और इसके लिए नया 9th शेड्यूल बनाया गया। और म्युनिसिपल बॉडीज जो हैं वो पार्ट 9A में हैं, इसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स हैं। फिर है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कंपलसरी कर दिया। अब इसका क्या रिजल्ट रहा, इसने 3 चीजें ऐड करी। इसने फंडामेंटल राइट में 21A जोड़ा, डीपीएसपी में जोड़ा और फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा इसने अपना आर्टिकल। फिर है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने क्या किया, इसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम शुड नॉट बी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। इसने मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ थी उसको लिमिट कर दिया कि 15% ऑफ टोटल हाउस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट इसने काम किया, इसने 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया जिसको एंटी डिफेक्शन बिल भी बोलते हैं, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 10th शेड्यूल डिफेक्शन वाज एडेड। 92nd में 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई 8th शेड्यूल में, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सथाली। 96th अमेंडमेंट ये लेटेस्ट है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें उड़िया को जोड़ा गया 8th शेड्यूल से। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। आपको बस कुछ नहीं याद रखना, डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। सिर्फ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। और ये इसके लिए एक नया पार्ट 9B बनाया गया है और नया आर्टिकल 43B डीपीएसपी में जोड़ा गया है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, एनजेएसी, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। पहले कॉलेजियम सिस्टम को हटा के 2014 में एनजेएसी लाया गया था, पर लेकिन 2015 में जुडिशरी ने कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर रहा है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। आज के डेट में फिर से हम लोग कॉलेजियम सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं, पर लेकिन 99th अमेंडमेंट एनजेएसी के लिए आया था। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जीएसटी रिजिम से रिलेटेड। आपको बस एक चीज याद रखनी है, जीएसटी ने अपना एक जो आर्टिकल बनाया 279A इज रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी काउंसिल जो है वो 279A में आती है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके लिए आर्टिकल 340 लाया गया और इसको अब आज की डेट में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। पहले ये स्टैच्यूरी बॉडी था। स्टैच्यूरी बॉडी वो होती है जो एक एक्ट से बनती है, नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती है। 103 जो प्रोविजन है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, जो आपने सुना होगा, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए लाया गया, उनको रिजर्वेशन देने के लिए लाया गया 103 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में, खासकर यूजीसी नेट में, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, लेक्चरर, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर में बार बार पूछे जाते हैं, इवन एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, फैक्चुअल हैं और आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।